ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। देश भर में धूमधाम से भगवान शिव की उपासना का ये महीना, सावन का महीना मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होती दिख रही है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की हालत बेहद खराब हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की ये तस्वीरें। कालिंदी कुंज को नोएडा से जोड़ने वाला जो रास्ता है, वहां की ये तस्वीरें हैं। यहाँ लोग जाम से परेशान हैं। कांवड़ यात्रा अभी 11 जुलाई से शुरू हुई है और ऐसे में हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसीलिए व्यवस्था की गई है कांवड़ियों के लिए। और ऐसे में यहाँ नोएडा और कालिंदी कुंज वाले रास्ते में क्या किया गया है कि एक जो लेन है सड़क की, उसे सिर्फ कांवड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। मतलब उस पर सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्री ही चल सकते हैं। इसकी वजह से 2 लेन के ट्रैफिक को अब 1 लेन से गुजरना पड़ रहा है और पहले से ही ज्यादा ट्रैफिक वाला ये कालिंदी कुंज वाला इलाका, यहाँ भयंकर जाम वाली स्थिति बनी हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे चक्का जाम सा नजर आ रहा है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, एम्बुलेंस, बस, ट्रैक्टर, सब कुछ जाम में फंसे नजर आ रहे हैं। रिंग रिंग कर चलती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले यहीं पर मौजूद थे हमारे सहयोगी दिव्यांकर, उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह पर जो रूट डायवर्जन है वो कांवड़ यात्रियों के लिए किए गए हैं और हम फिलहाल मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज में। और कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले रास्ते को भी 1 लेन जो है उसे बंद किया गया और जिसके मद्देनजर जो है कालिंदी कुंज पर काफ़ी ज़्यादा जो जाम वाली स्थिति है वो साफ तौर से यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी। सामने तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से जो जाम पूरी जो गाड़ियां हैं वो एक ऐसा लग रहा है कि एक जगह पर रुक गई हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर फिलहाल आपको नज़र आएगी। ऐसा इस वजह से है क्योंकि सामने जो 2 रास्ता नोएडा की तरफ है जाने वाला है, उनमें से एक रास्ते को जो कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र बंद किया गया है और जिसके कारण इस तरह की जो जाम वाली स्थिति है वो साफ तौर से यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। पीछे कितना जाम लगा है? लगभग 5 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा का जो रूट डाइवर्ट किया यात्रा तो है, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली का जाम है। हाँ, यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। ये कांवड़ यात्रा का रूट है, इस वजह से और लंबा जाम लग रहा है। नहीं, कांवड़ यात्रा की वजह से तो है ही, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। वो तो उल्टा चल के मतलब यहाँ तक पहुँच जाते हैं। नहीं, लगभग 2 घंटे तो आदमी को लगी जाएंगे इस जाम में। लगभग आधा घंटा हो गया, वो भी रॉन्ग साइड आया हूँ मैं, तब आधा घंटे में आ पाया हूँ। क्या लंबा जाम लगा हुआ है? 1 घंटे से हम जो आ रहे हैं उधर से, और उधर से भी जाम हो गया है। मतलब चारों तरफ से आवाज हुई है। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। कांवड़ यात्रा का रूट भी लगा हुआ है, इस वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है क्या? हाँ, इस हफ्ते से ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। हाँ, यहीं पे कालिंदी के जाम में ही अटके हुए हैं, लाइक फॉर मोर देन 45 मिनट्स नाउ। ये बताइए, ये जो 2 लेन वाला रास्ता 1 लेन में हुआ है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है कांवड़ यात्रा के लिए? ये तो हमें आइडिया ही नहीं है कि इस चक्कर में पीछे से जाम है। वो तो आगे जाएंगे और पता चलेगा। और अगर ये रीज़न है तो हमें तो 2 जगह से डाइवर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक के इंतजाम के चलते ये जो जाम लग रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को आप सुन भी रहे थे। इससे अलग कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। जो ताजा बयान आया है वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आया है। यहाँ पूर्व सांसद कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी कुंवर दानिश अली ने कांवड़ यात्रा के बहाने योगी सरकार को घेरा है, बीजेपी पर हमला बोला है। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर कांवड़ियों के लिए लेन बंद किए जाने के फैसले को पक्षपातपूर्ण बता दिया है। लेकिन ये सब कुछ कहते हुए वो कुछ ऐसा भी बोल गए जिसको लेकर सियासी घमासान है। उन्होंने ईद और बकरीद पर सड़क पर नमाज की पाबंदी का मुद्दा भी उठा दिया। कहा कि उसमें तो मुकदमा कर देते हैं और इधर कांवड़ यात्रा के लिए नेशनल हाईवे तक पर लेन्स बंद कर दी। कांवड़ कोई जब से योगी मुख्यमंत्री बने तब से थोड़ी शुरू हुआ है। सैकड़ों साल की परंपरा है, आस्था के साथ लोग लाते थे, लेकिन उसको राजनीतिक रूप देना, उसको कैसे पॉलिटिकली कैपिटलाइज किया जाए, ये काम इन्होंने शुरू किया है।
योगी सरकार इस देश के बहुसंख्यक समाज का रात दिन तुष्टीकरण में लगी हुई है। मेरा ये आरोप है। संविधान सबको बराबर का जीने का हक देता है। आप किसी एक समुदाय को तो कह दोगे कि ये सड़क के बाहर अगर साल में कोई एक बार इबादत करता है तो इनके नहीं, अगर इस बाउंड्री के बाहर सड़क पर आ गया तो मुकदमा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप पूरा नेशनल हाईवे बंद कर देते हो। मतलब ये कुछ नहीं है, ये लोगों को सिर्फ भ्रम में रखना है, लोगों को इल्झा करके रखना है, जिससे कि सही सवाल लोग पूछ ना सकें। तो ये कांग्रेस के नेता कुंवर दानिश अली ने कावड़ यात्रा के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला और इस पर योगी सरकार की ओर से पलटवार करने में देर नहीं लगी है। मंत्री सामने आए कपिल देव अग्रवाल कुंवर दानिश अली के बयान को वो गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। सांसद है कुंवर दानिश अली, उनका ये कहना है कि एक समुदाय जब इबादत करता है सड़कों पर तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और एक समुदाय कांवड़ यात्रा लेकर निकलता है तो उसके लिए पूरी सड़कें खाली करा दी जाती हैं। अभी आज का विषय नहीं है तो आज मेरा कार्यक्रम है, पर फिर भी ये गैर जिम्मेदार टिप्पणी उनकी है। कांवड़ यात्राएं चलती हैं, परंपरागत तरीके चली जा रही हैं, लंबे समय चलती हैं। कांवड़ यात्रा रुकते नहीं हैं, लगातार चलते रहते हैं और ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझको लगता है मुख्यमंत्री यहाँ किसी प्रकार को पक्षपात नहीं है और सबको समान रूप से अवसर देने का काम करते हैं। वहीं ट्रैफिक जाम की तस्वीरों के अलावा सड़कों पर कावड़ियों के हंगामे की तस्वीरें भी एक के बाद एक सामने आ रही हैं। इसको लेकर भी विपक्ष ने बीजेपी को जोरदार तरीके से घेरा है। एक हफ्ते के लिए हाईवे जाम हो रहा, कितना हमारा व्यापार प्रभावित होता है, एक बात है। दूसरी बात है कि जो मिल रहा है उसी को मार पीट रहे हैं और गलती थोड़ा सा टच हो जा रहा है तो मौका खोज रहे हैं जो कांवड़िए हैं कि परिवार के लोगों को पीटते हैं, गाड़ी को पीटते हैं, गाड़ी को जलाते भी हैं। और ये क्या है, अगर सरकार का भय होता तो मेरा ख्याल है कि धार्मिक रहते। ये धार्मिकता है क्या? मारपीट करना, गाली गलौज करना धार्मिकता है? तो लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है इनके। सरकार एक वोट बैंक के तौर पर ये इसको प्रमोट कर रही है। शिक्षा के लिए क्या इतना प्रयास करती है सरकार? देखिए, कावड़ को लेकर विवाद बरेली में भी हुआ है, लेकिन यहाँ ना तो कोई मारपीट हुई और ना ही यहाँ ट्रैफिक जाम हुआ, बल्कि बरेली में एक टीचर ने बच्चों के सामने कावड़ यात्रा को लेकर आपत्तिजनक कविता पाठ कर दिया। कविता में टीचर छात्रों को कावड़ न लाने की सलाह दे रहे हैं और इसी का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। हर जन जन तक पहुंचाना, कावड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कावड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना। ये मामला सामने आने के बाद अब हिंदू संगठन इस पर गहरी नाराजगी जता रहे हैं। इस संबंध में पुलिस से शिकायत भी दर्ज कर दी गई है, जिसके बाद टीचर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में कावड़ यात्रियों को लेकर एक के बाद एक ये नए विवाद वाले मामले जो सामने आ रहे हैं। कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर कोई विवाद हो जाता है, कहीं कावड़िए जो हैं गाड़ी से अगर उनको टक्कर हो जाती है तो फिर कुछ मारपीट के मामले सामने आते हैं। और अब जो ताज़ा मामला सामने आया है वो बरेली से सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने कविता पाठ के जरिए स्कूल में बच्चों को कावड़ न उठाने की हिदायत दी। इसी को लेकर हिंदूवादी संगठन अब नाराज हैं। तो कावड़ लेने मत जाना, ये कविता पाठ था जो बच्चों को सुनाया जा रहा था स्कूल में, और इसी को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। ये जो टीचर हैं इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने इनकी शिकायत पुलिस से की थी, पुलिस ने अब इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। अब ये उसकी अल्पबुद्धि है। अगर किसी को कावड़ से ज्ञान का दीपक भी बहुत जरूरी है और धार्मिक यात्रा भी बहुत जरूरी है। दोनों चीज़ें हम सब पहले से बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि आप सुबह उठिए, धरती को प्रणाम करिए,
सूर्य को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, तो वो भी दीप जलाने जैसा ही है। अगर आपका विद्वता, आपका ज्ञान, धार्मिक ज्ञान भी आवश्यक है, इबादत भी ज़रूरी है, या पद्धति भी ज़रूरी है और ज्ञान भी ज़रूरी है, तो निश्चित रूप से उन्होंने भी, मुझको लगता है कि जिम्मेदारी व्यवहार उनका नहीं है। शिक्षक हैं, उनके ऊपर FIR हो गई है। शिक्षक तो वही काम कर रहे हैं जिसके लिए उस शिक्षक की नौकरी लगी हुई है। तो जो बरेली में जो शिक्षक ने जो बात बोली है, वो वही काम कर रहे हैं जो शिक्षा का एम एंड ऑब्जेक्टिव है। तो अब ये एक नया मामला है और एक तरीके का नया विवाद है जो पूरे कांवड़ यात्रा को लेकर सामने आ रहा है। यहाँ बरेली में एक स्कूल में शिक्षक जो हैं वो कांवड़ लेने मत जाना, ये कविता स्कूल में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और इसी के बाद हिंदुवादी संगठन जो हैं उनकी नाराजगी बढ़ गई है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। सियासी प्रतिक्रियाएं भी अब इस मामले में सामने आ रही हैं। आपने सुना उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का भी बयान इस पर आया है। सवाल ये कि कांवड़ और कांवड़ से जुड़ी आस्था, और ऐसे में आस्था पर सवाल उठाना ये कितना जायज, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भोले की भक्ति में कांवड़िए जो हैं वो कांवड़ उठाते हैं और ऐसे में शिक्षक की तरफ से इस तरीके का कविता पाठ करना स्कूल में, इसको लेकर सवाल है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि QR कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कांवड़ यात्रा मार्ग में QR कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। 22 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो आज 15 जुलाई है। QR कोड जो चस्पा किया जा रहा है कांवड़ रूट के दुकानों पर, उसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण सहगल से क्या हुआ है आज अदालत की कार्रवाई में। देखिए रोमाना, बहुत संक्षिप्त सुनवाई हुई है जहां पर कि ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक आदेश दिया था, दर्शकों को भी याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी दुकानदार को नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि वो क्या बेचता है, क्या सामान उसके यहाँ मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था, नई याचिकाएं जिन लोगों ने दाखिल की थी उनका कहना था कि अब इस बार यूपी सरकार ने QR कोड लगवाना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा यही होगा कि उसको स्कैन करते ही दुकानदार और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट ने आज अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। यूपी सरकार ने ही कहा कि नई याचिकाएं जो दाखिल हुई है उस पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कांवड़ यात्रा अभी चल रही है, ऐसे में अगले सप्ताह सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, अगले मंगलवार को हम मामले को सुनेंगे और यूपी सरकार इसका जवाब दे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निपुण सहगल। हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौलाना छांगुर के मददगार सफेदपोश पुलिस और प्रशासन के लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मौलाना छांगुर के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सफेदपोश को बेनकाब किया जाएगा, जिन्होंने पिछले 15 साल से इस मौलाना की मदद की। प्रशासन के निर्देश पर मौलाना छांगुर पर 15 साल से दर्ज मुकदमों की अब जांच भी होगी। मौलाना छांगुर ने कैसे तैयार किया धर्मांतरण का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क। छांगुर के विदेशी नेटवर्क और जिहादी फंडिंग के पीछे कौन? 15 साल से कैसे बचता रहा मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन। मौलाना छांगुर का साम्राज्य ध्वस्त करने के बाद अब ATS उसके मददगारों पर शिकंजा कसने जा रहे हैं। छांगुर के सिंडिकेट के पीछे और उसे बचाने वालों तक पुलिस पहुंचना चाहती है और इसके लिए पिछले 15 सालों में दर्ज मुकदमों की जांच होगी। छांगुर बाबा के खिलाफ हुई अब तक शिकायतों में क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जांच करेगी स्पेशल टीम। केस में अगर लापरवाही बरती गई या फिर बचाने की कोशिश की गई तो इससे जुड़े हुए लोगों और अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये तो साफ है कि छांगुर पैसों के दम पर अपने खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई से बच जाता था, लेकिन छांगुर अपनी मजहबी साजिश के लिए सिर्फ धन बल ही नहीं बल्कि बाहुबल का भी इस्तेमाल करता था। कल ही मौलाना छांगुर को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ था।
पता चला कि छांगुर की यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद से भी खूब छनती थी। बीजेपी के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने दावा किया है कि अतीक अहमद जब 11 साल पहले श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब छांगुर बाबा ने अतीक के लिए बाकायदा प्रचार किया था। 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। धर्मांतरण गैंग का मुखिया जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बलरामपुर में बैठकर भारत को 2047 तक मजहबी राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने खुलासा किया है कि वो अपने बेटे महबूब को सबसे अमीर शख्स बनाना चाहता था, इसीलिए छांगुर ने धर्मांतरण रैकेट को बिजनेस मॉडल बना दिया। महबूब ही छांगुर के इस मिशन का लीडर था, जिसकी देखरेख में छांगुर के गुर्गे धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते जा रहे थे, जिसमें छांगुर का एक भतीजा सबरोज भी शामिल है, जो यूपी के आजमगढ़ में 4 लड़कों की टीम बनाकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था। इनके निशाने पर निसंतान, विधवा, तलाकशुदा और मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं और लड़कियां थी। गैंग बहुत लंबा है। छांगुर बाबा मतलब साधारण आदमी नहीं है, वो एकदम इंटरनेशनल आदमी। दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है और वहाँ से भारत की लड़कियों को भला फुसला करके हिंदू धर्म करके उनको फिर विदेशों में ले जा करके पता भी नहीं चल रहा, जिसमें देखिए प्रिया त्यागी और कई लड़कियां यहाँ आशा नेगी अभी तक गायब हैं, पता नहीं कहाँ। जितना बड़ा साम्राज्य दिखता है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा छांगुर का नेटवर्क था और ये सब उसने अकेले दम पर नहीं बनाया, बल्कि कई सफेदपोश लोग इसके पीछे सालों से उसकी मदद करते रहे। अब एटीएस छांगुर के आकाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिन्होंने उसे फलने फूलने दिया और उसका नतीजा सामने है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में उसने जाल फैला रखा था। धर्मांतरण के धंधे के लिए छांगुर ने 579 हिंदू बहुसंख्यक जिलों की पहचान कराई थी, जहां उसके 3000 से ज्यादा शागिर्द हिंदुओं को टारगेट करने में लगे हुए थे, जिसमें शामिल 1000 मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बरगलाने का काम करते थे। इसीलिए छांगुर के गुर्गों के साथ साथ पुलिस उन तमाम मददगारों पर भी शिकंजा कस रही है, ताकि इस नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद किया जा सके। छांगुर के कारनामों पर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा, हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। छांगुर के रिमांड खत्म होने से पहले एटीएस की टीम लगातार छांगुर के विदेशी नेटवर्क और जिहादी फंडिंग के सोर्स खंगालने में लगी हुई है। इस बीच जांच के दौरान एटीएस को धर्मांतरण नेटवर्क में छांगुर की पार्टनर नीतू उर्फ नसरीन के लैपटॉप से कई अहम जानकारियां मिली हैं। दरअसल नीतू ही छांगुर की विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब रखती थी। नीतू के लैपटॉप में छांगुर के मुंबई से दुबई तक के कनेक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं। हर लेन देन के लिए नीतू अलग अलग कोड वर्ड इस्तेमाल करती थी। एजेंसियां अब नीतू के लैपटॉप से मिले कोड वर्ड्स को डिकोड करने में जुटी हुई है। छांगुर का किला तो ध्वस्त हो गया, लेकिन उसके नेटवर्क को ध्वस्त होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक छांगुर काठमांडू भी गया था, जहां उसने पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद आईएसआई एजेंटों से मुलाकात की। अब एटीएस ये पता करने में जुटी है कि धर्मांतरण की आड़ में कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था छांगुर। देखिए, ओडिशा के फकीर मोहन कॉलेज में एक प्रोफेसर के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का देर रात निधन हो गया है। छात्रा 95% झुलस गई थी। पिछले 3 दिन से भुवनेश्वर एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई को एम्स के बर्न यूनिट में जाकर पीड़िता से मुलाकात भी की थी। अब छात्रा की मौत के बाद बीजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है।
तस्वीरें एम्स भुवनेश्वर की हैं, जहां फकीर मोहन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के बाद बीजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसे ओडिशा पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उस एम्बुलेंस के सामने प्रदर्शन करने लगे जिसमें छात्रा का शव रखा हुआ था। ओडिशा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया और रात के 2 बजे पोस्टमार्टम किए जाने पर सवाल उठाए। जो पीड़िता है उसका पापा बार बार बोल रहा है कि 4 दिन से पहले बोल रहा है मेरा बेटी जीना है कि मर चुका है हमको पता नहीं। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस चल रहा है और उसका बाद भी ओडिशा पुलिस इस हॉस्पिटल में जाम लगा चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी छात्रा की मौत पर दुख जताया है। We also very much optimistic that the government is heading at the right direction to give the proper punishments. ओडिशा में इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है। छात्र संगठन और राजनीतिक दलों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सभी ने छात्रा के लिए न्याय और सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद सरकार ने जांच तेज की है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कॉलेज का प्रिंसिपल भी शामिल है। मामला तब सामने आया जब बालासोर में बीएड की छात्रा ने शनिवार को कॉलेज के मेन गेट के पास खुद को आग लगा ली। वो कॉलेज के विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। छात्रा के साथियों ने बताया कि वो शिक्षा विभाग के प्रमुख समीर साहू की अनुचित मांगों से परेशान थी और शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने आरोपी समीर साहू को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर छात्रा के साथ कथित मानसिक उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप है। ओडिशा की सरकार ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। ओडिशा की एक बेटी ने जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं। सरकार पहले क्षण से ही तत्पर है। छात्रा की मौत के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाए हैं। राहुल सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगाते हुए लिख रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ती बेटी की मौत हो गई, ये बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। न्याय देने की बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है, सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी को। और राहुल गांधी की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं, इसको लेकर देखिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि दुखद घटना और इस दुखद घटना पर घटिया राजनीति कांग्रेस कर रही है। संवेदनशील मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकना गलत है, ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। कांग्रेस इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए माफी मांगे। उल्टा बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान सामने आए हैं और वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं कि दुखद घटना हुई है और इस पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का सिस्टम जिसकी वजह से छात्रा की जान चली गई, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि कांग्रेस जो है वो घटिया राजनीति कर रही है इस तरीके के आरोप लगाकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।